नमस्कार साथियों, मैं विकास शिक्षा अवसर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि हमने भारतीय संविधान की मेगा सीरीज़ को लॉन्च किया है और जिसके तहत 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज का जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो है। और ये जो पूरी श्रृंखला चल रही है ये यूपीएससी और एमपीपीएससी को टारगेट करते हुए चला रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर दूं और यह जानकारियां अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सभी लोग इन जानकारियों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। जो यूपीएससी एमपीपीएससी या फिर अदर कोई सी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ये समस्त जानकारियां दे सकते हैं। तो पहली जानकारी जो कि आप सबको ज्ञात है कि अभी वर्तमान में हम मेगा सीरीज़ का तीसरा वीडियो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो 2 वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं उन दोनों वीडियो के एमसीक्यूज़ का पीडीएफ आप सभी लोगों को शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर मिल जाएगा। अब आप लोगों को करना ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि आप लोग पहुंच ही गए होंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओ और वहाँ पर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ब्लॉग की लिंक आपको दिख रही है। तो जिस पर आप ब्लॉग की लिंक पर जाओगे, क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर। अब वहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि शिक्षा ओशन ने 2 वीडियो जो हमारे पॉलिटी के जो एमसीक्यूज़ के वीडियो हैं उन दोनों वीडियो के पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। तो आप सभी लोग उन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और जब भी भविष्य में आप लोग कभी भी रिवीजन करें तो उन पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कंपटीशन या यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ भी इन पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आज का जो वीडियो है इस वीडियो का पीडीएफ आपको 2 दिन के भीतर मिल जाएगा। यानी जब भी शिक्षा ओशन पे एमसीक्यूज के वीडियो अपलोड होगा तो वीडियो अपलोड होने के 2 दिन के भीतर उसका पीडीएफ आपको शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर अवेलेबल होगा। तो आज के वीडियो का पीडीएफ आपको 2 दिन के भीतर शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर मिल जाएगा। अब तीसरी बात दोस्तों, शिक्षा ओशन बहुत जल्द आप सबके लिए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी मेगा सीरीज को लॉन्च करने वाला है। यानी हम अभी कार्य कर रहे हैं उस इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यूज के ऊपर और हम बहुत जल्द दोस्तों आप सभी के सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की एमसीक्यूज की श्रृंखला को भी शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शिक्षा ओशन को शेयर कीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप सभी लोगों की तैयारी हम बहुत अच्छे से करवाएंगे। चौथी बात दोस्तों, शिक्षा ओशन बहुत जल्द दोस्तों लाइव क्लास के तहत आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास को पढ़ाने वाला है। यानी हम बहुत जल्द आप सबके सामने लाइव उतरेंगे और लाइव के तहत हम आप सबके सामने मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। अब ये आधुनिक भारत का जो इतिहास है यह पूरा कंसेप्ट प्लस फैक्ट वाइज होगा और इसके नोट्स की तैयारी अभी चल रही है, कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नोट्स बना लें और आप सबके सामने उन नोट्स के साथ उतर जाए। तो हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। तो बहुत जल्द आप सबके सामने हम लाइव मॉडर्न हिस्ट्री को भी शुरू करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की मेगा सीरीज को भी लॉन्च करने वाले हैं। तो अब आप सभी लोग शिक्षा ओशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ओशन को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड यहाँ पर लेके आए, चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि क्या होगा कि पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है। तो अब आप सभी लोग शिक्षा ओशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, शिक्षा ओशन का फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज को आप ज़रूर लाइक कीजिए। शिक्षा ओशन के टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। शिक्षा ओशन के ब्लॉग की लिंक आप सभी को अपने स्क्रीन पर दिख रही है, उस लिंक पर जाके आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि क्या है अधिकांश मात्रा में लोग हमारी इस क्लास से जुड़ सके और क्राउड इकट्ठा हो सके ताकि आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में मज़ा आए। तो अब ये हमारी मेगा सीरीज़ का
तीसरा वीडियो है, 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और हमारी इस मेगा सीरीज़ का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था 200 प्लस क्वेश्चन मेगा सीरीज़। तो चलिए अब पहले प्रश्न पर चलते हैं, यानी 41वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 क्वेश्चन की हम चर्चा कर चुके थे, आज 41वें क्वेश्चन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ था उसके पश्चात समय समय पर आवश्यकता के अनुसार हमारे उस भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, यानी अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि कौन सा भाग ऐसा है जिसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। पहला ऑप्शन प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएस, इसमें भी संशोधन किया जाता है। तीसरा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन होता है। तो अब रही बात न्यायिक समीक्षा की। अब न्यायिक समीक्षा होती क्या है, जरा पहले हम उसके बारे में बात कर लें। पहली चीज, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती है, न्यायपालिका के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान ने संविधान की सुरक्षा करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को दिया है और सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि वह कार्यपालिका और विधायिका के कार्य का परीक्षण करें। यानी भारतीय संसद जो कोई भी कानून बनाएगी उस कानून की न्यायिक समीक्षा आपके कौन कर सकता है, उच्चतम न्यायालय कर सकता है। और ये जो न्यायिक समीक्षा करने की जो शक्ति है यह किसी भी सूरत में संशोधनीय नहीं है, यानी इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न 41 का राइट आंसर क्या होगा, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि आता है आपके सुप्रीम कोर्ट के पास, उच्चतम न्यायालय के पास ये पावर है। और भारतीय संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग कर आपके न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है और भारतीय संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसे भारतीय संसद किसी भी सूरत में संशोधित नहीं कर सकती है और यही कारण है कि न्यायिक समीक्षा संशोधनीय नहीं है। क्लियर दोस्तों? चलते हैं अब 42वें प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 42, और जरा ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी जब भारत का संविधान बना था तो अनेकों देशों के संविधानों से हमने कुछ विचार और कुछ विषय हमारे संविधान में समावेश किए थे। उसमें से ही एक विषय है और एक विचार है संशोधन का प्रस्ताव, यानी हमारे संविधान में संशोधन किस प्रकार से और कहाँ से किस रूप में होगा, यह विषय है। तो प्रश्न ये है कि यह विषय या यह प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या यह जर्मनी से लिया गया, या दक्षिण अफ्रीका से, स्पेन से, या इटली से। तो दोस्तों यह लिया गया आपके दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो 42 का राइट आंसर हो गया दक्षिण अफ्रीका। अगर आप सभी लोगों को किसी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चले अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 43 पर। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, याद रखना कि हम यहां पर ढूंढेंगे असत्य को। ठीक है, चले जी। तो राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तीसरा, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। चौथा, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो अब हमें निकालना है असत्य। ठीक है, तो देखिए डी वाला जो ऑप्शन है वह ऑप्शन राइट है। ठीक है, यानी सही है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, किंतु हमें ढूंढना है असत्य, गलत कथन। किंतु डी वाला तो सही है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा
ये बात सही है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है। दूसरा, राज्यसभा भंग नहीं होती, बिल्कुल सत्य, राज्यसभा भंग नहीं होती है। बी वाला, राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। किंतु दोस्तों, प्रधानमंत्री 12 सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चूंकि यह गलत है तो कथन आपका ए वाला गलत है और हमें ढूंढना ही कथन असत्य था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ए, 43 का राइट आंसर ए वाला। क्लियर। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो संसद है, उस संसद में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या होती है 250। ठीक है, 250 में से आपके 238 जो हैं इनका चुनाव होता है और 12 सदस्य जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत होता है। क्लियर मेरे मित्रों। चले जाए अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 44। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 44 को पढ़िए कि भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। ठीक है, यानी किन किन भागों से मिलकर भारत की संसद बनती है, पार्लियामेंट बनती हैं। ठीक है, जल्दी से उसका उत्तर दीजिए तुरंत। मैं आप सभी का कुछ सेकंड वेट कर रहा हूं और आप तुरंत 44 का उत्तर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या 44 का राइट आंसर ए है, क्या 44 का राइट आंसर बी है, या 44 का राइट आंसर सी है, या 44 का राइट आंसर डी है? कौन सा इसका राइट आंसर है, तुरंत बताइए। अब देखिए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर अपन बात कर रहे हैं भारत के संसद की, पार्लियामेंट की, ठीक है, तो यह जो पार्लियामेंट है यह 3 भागों से मिलकर बनी है। ठीक है, पहला भाग होता है राज्यसभा, दूसरा भाग होता है लोकसभा और तीसरा भाग होता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनती है आपकी कौन? संसद। ठीक है, तो अब लोकसभा और राज्यसभा, किंतु यहां पर राष्ट्रपति नहीं है तो ये हो गया गलत। लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद नहीं होती है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है, तो ये भी हो गया गलत। लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री का भी गलत। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, बिल्कुल इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? आपकी पार्लियामेंट बनती है। तो राइट आंसर हो गया डी वाला। तो 44 का राइट आंसर है डी वाला। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 45 पर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 45 कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कौन सा अधिनियम है दोस्तों? ये 2009। और कौन सा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। गरीबों को 25, ठीक है, ये 25% है। ठीक है, याद रखिएगा, पीसी मतलब परसेंटेज। ठीक है, 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल आते हैं। यानी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उन शिक्षा में 25% सीटें रिजर्व की गई हैं गरीबों के लिए। किसके तहत? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। ठीक है, तो अब प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न तो यहां से शुरू है। ठीक है, प्रश्न तो ये है, बाकी तो पूरी जानकारी थी। ठीक है, प्रश्न क्या है कि भारत के निम्नलिखित स्कूलों में यह कोटा रिजर्व है। यानी कौन कौन से स्कूलों में कोटा रिजर्व है? क्या केवल सरकारी स्कूल में ही कोटा रिजर्व है, या केवल प्राइवेट स्कूल में ही कोटा रिजर्व है, या सरकार और प्राइवेट स्कूल दोनों में कोटा रिजर्व है, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, या अनुदानित प्राइवेट स्कूल? ठीक है, यानी कौन से स्कूलों में आपके कोटा रिजर्व है? अब ये जो ऐसे प्रश्न आते हैं ना परीक्षा में दोस्तों, ये दिखते तो बहुत आसान हैं। ठीक है, और ये हमारी सामान्य जिंदगी से जुड़े हुए रहते हैं, हमारे दिनचर्या से जुड़े हुए रहते हैं, किंतु कभी कभी ये जो प्रश्न है हमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं।
और इसी कन्फ्यूज़न के कारण हम इनका उत्तर या जो सही उत्तर होता है उसको हम गलत तरीके से चुन लेते हैं, यानी गलत उत्तर का चुनाव कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि किन किन स्कूलों में आपका कोटा रिजर्व है। तो देखिए दोस्तों, सरकारी स्कूल में भी कोटा रिजर्व है, प्राइवेट स्कूल में भी रिजर्व है, और अनुदानित का मतलब होता है कि सरकार द्वारा ऐसे स्कूलों को फंड दिया जाता है। बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित मतलब कि ऐसे प्राइवेट स्कूल, ठीक है, ऐसे निजी विद्यालय जिनको सरकार किसी प्रकार से फंड नहीं देती है। ठीक है, तो सरकारी स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल सभी में आपके यह कोटा रिजर्व होता है। इसी कारण 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। क्लियर मेरे साथियों, आपको प्रश्न समझ में आया, उत्तर भी समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 46, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों। पहला कथन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। ध्यान दे दिया आप लोगों ने। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। ठीक है, चले कंडीशन देखते हैं। राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है। ठीक है, यानी किसी की नियुक्ति करनी है, ठीक है, और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करनी है, ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है। ठीक है, तो क्या वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं, उसकी वजह से आपको होगा ये कि इसका उत्तर लगाने में आपको आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं तब उस सुप्रीम कोर्ट में एक अधिकार पढ़ते हैं, ठीक है, परामर्शदायी अधिकार या क्षेत्राधिकार। परामर्श का मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का अधिकार कौन सा हो गया, सलाह देना, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ठीक है, और जब राष्ट्रपति में हम राष्ट्रपति की कार्य एवं उसकी शक्तियां पढ़ते हैं तब हम उसमें पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, यानी जब राष्ट्रपति को सलाह की आवश्यकता होती है, परामर्श की आवश्यकता होती है, तब वह सुप्रीम कोर्ट से यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो यहां पर बात किसकी आ रही है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की आ रही है। तो इस सुप्रीम कोर्ट में मुझे बताइएगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी होता है और इस सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले रहा है, यानी यह सलाह वह मुख्य न्यायाधीश से भी ले सकता है और यह सलाह वह अन्य न्यायाधीश से भी ले सकता है। क्लियर दोस्तों, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर एक और दोनों सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 46 का राइट आंसर होगा सी वाला। क्लियर मेरे साथियों, चले जी अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 47, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न क्रमांक 47 बड़ा है। ठीक है, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल, यह अधिकार हमें मिलता है आर्टिकल 19 के तहत। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमें व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्राप्त होता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्य से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि किसी राज्य में कोई वस्तु का उत्पादन होता है और दूसरा राज्य उससे वस्तु को मंगवाता है तो आयात पर कर लग सकता है। ठीक है, बशर्त अन्य राज्य में भी ऐसा ही कर लगा हो। मतलब कि शर्त क्या होनी चाहिए कि अन्य राज्य में भी ऐसा कर लगा होना चाहिए। ठीक है, राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक देखिएगा कि यहाँ तक तो आपका पूरा एक जानकारी थी। ठीक है, प्रश्न तो सिर्फ इतना ही है। ठीक है,
क्या है प्रश्न कि क्या राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, ठीक है, इसका निर्धारण कौन करेगा। क्या राज्य करेंगे कानून बनाने का निर्धारण, संसद करेगी, राष्ट्रपति करेगा या प्रधानमंत्री करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि वे राज्य ऐसा कानून बनाए या न बनाए। ठीक है मेरे साथियों, चले जी अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 48, और प्रश्न क्रमांक 48 को आप जरा ध्यानपूर्वक देखो। 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। यानी 1986 में एक नागरिकता से संबंधित एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था 1986 नागरिकता अधिनियम। अब उसके परिणाम क्या क्या थे, ठीक है। क्या उसमें वर्णन किया गया था दोहरी नागरिकता का, या उसमें वर्णन किया गया था 18 वर्ष की उम्र में सही मतदान का, या उसमें वर्णन किया गया था श्रीलंका, बांग्लादेश आदि शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई का, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब 1986 में नागरिकता अधिनियम जो आपका कानून बनाया गया था, संशोधन कानून बनाया गया था, उस कानून में श्रीलंका, बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनकी नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे, ठीक है। न कि उसमें दोहरी नागरिकता का कोई वर्णन था, क्योंकि मैं आपको बता दूं भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा सी वाला, केवल 3, ठीक है। याद रखना 1986 में आपके सिर्फ श्रीलंका और बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों के नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए थे, ठीक है। चले अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 49, ठीक है। तो आप सबको मज़ा आ रहा ना पढ़ने में, ठीक है। मज़ा आ रहा हो तो लाइक बनता है और शेयर भी बनता है, तो तुरंत वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, ठीक है साथियों। चले जी, तो ध्यान देना है, फिर से आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो कोई बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है, ऐसा नहीं हो कि 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लिए उसके बाद नहीं देखे, ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई करना है तो ईमानदारी से करना है, ठीक है। और जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है ना उसी का सिलेक्शन होता है, याद रखिएगा। और जो पढ़ाई के साथ मक्कारी करता है ना उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और एक और चीज़, ठीक है, अगर आपका मन नहीं लगता है, ठीक है, तो भी मन को लगाने की कोशिश करो, ठीक है। कभी तो लगेगा, ऐसा तो नहीं, लेकिन आप क्या करते हो कि वहाँ से हट जाते हो तो कभी नहीं लगेगा। मन लगाने की कोशिश करो। तो ध्यान देना है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्य, ठीक है। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों के द्वारा चुना जाता है। प्रश्न क्या है कि राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा सदस्य। तो पहले चीज दोस्तों कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह होता है आपका कौन, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उपराष्ट्रपति होता है आपका राज्यसभा का सभापति, और राज्यसभा का सभापति निर्वाचक मंडल से चुना जाता है, यानी उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर वह निर्वाचक मंडल बनता है। उसमें विधानसभा के सदस्यों का कोई योगदान नहीं होता है। तो अब इस हिसाब से राज्यसभा का सभापति किसके मतों द्वारा चुना जाएगा, तो 1 और 2, यानी लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर। तो 49 का राइट आंसर हो गया ब वाला। क्लियर मेरे साथियों। चले जी साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 50 पर। प्रश्न क्रमांक 50 अब आप सभी के सामने। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। एक संस्था है, संस्था का नाम क्या है दोस्तों, देख लीजिए आप, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक परिषद जितने भी सीनियर सिटीजन होते हैं उनसे संबंधित एक परिषद होती है, ठीक है। तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, क्या प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होगा, या राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, या नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। तो राइट आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, इसका राइट आंसर है।
क्लियर मेरे साथियों? चलिए से अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 61 पर, ठीक है, माफ कीजिएगा 51 पर, ठीक है। अब 51 जो क्वेश्चन है अब आप सबके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चन को। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? ठीक है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? क्वेश्चन के आंसर ढूंढने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मतदान निगरानी प्रणाली क्या होती है। तो मतदान निगरानी प्रणाली की बात करें तो आप सबको ये ज्ञात है ना कि वोट जब होता है, मतदान जब होता है, तब उसमें धांधली होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक डर सा लगा रहता है कि कहीं धांधली न हो जाए, ठीक है। और आपने देखा होगा कि किसी के दूसरे के वोटर आईडी कार्ड पर कोई दूसरा व्यक्ति जाके वोट देता है, तो ये एक प्रकार की धांधली होती है। ऐसी धांधली को रोकने के लिए होता क्या है कि मतदाता जो होते हैं उस मतदाता के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर पर लगाए जाते हैं, वेब कैमरे से उसकी तस्वीर खींची जाती है और उसके उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, ठीक है। क्या जाता है दोस्तों? उसके उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, वेब कैम से उसको फोटो खींचा जाता है, ठीक है। यानी बायोमेट्रिक तरीके से उसकी जानकारियों को सुरक्षित रखा जाता है। इसकी वजह से होता यह है कि आपके मतदान में किसी प्रकार से धांधली नहीं होगी, ठीक है। तो अब प्रश्न हमारा क्या है कि किस राज्य में लागू हुई थी? तो गोवा, मणिपुर, असम या त्रिपुरा? सर्वप्रथम लागू किया गया था गोवा में, ठीक है, याद रखिएगा कहां पर? गोवा में। तो आर्टिकल 51 का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक KPLT यानी करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? ठीक है, उसको तो बाद में जानेंगे कि किस राज्य में सक्रिय है, किंतु पहले ये तो जान ले दोस्तों कि KPLT होता क्या है, यानी करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यह एक उग्रवादी संगठन है। कौन सा संगठन है? उग्रवादी संगठन है, ठीक है, जो आपके अलगाववाद को बढ़ाने की कोशिश करता है और वर्तमान में यह भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सक्रिय है। ठीक है, मुख्य रूप से किस राज्य में सक्रिय है? तो दोस्तों यह है असम में। ठीक है, तो आप लोगों ने जान लिया ना, करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर क्या है? एक उग्रवादी संगठन है जो कि सक्रिय है आपके असम राज्य में। तो आर्टिकल 52 का राइट आंसर हो गया असम। ठीक है साथियों, चले जाए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 53 पर। प्रश्न क्रमांक 53, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है? ठीक है, यानी राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण जो है, ठीक है, उसमें पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का जो लक्ष्य है वह किसका विकल्प होगा, यानी वह किसका स्थान लेने वाला है। ठीक है, तो क्या वह स्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896 का है? ठीक है, सॉरी 1896 का है, या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884 या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पुनर्वास विधेयक जो है, ठीक है, यह स्थान लेगा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का। ठीक है, 1894 का यह स्थान लेने वाला है, जिसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि जब राज्य सरकारें या केंद्र सरकार जब किसी भी जमीन का अधिग्रहण करती हैं, यानी जब रोड निकाला जाता है या फिर रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं या फिर किसी इंडस्ट्री को ज़मीन प्रोवाइड सरकार करवाती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में किसानों से या फिर वहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़मीनों को लिया जाता है, यानी सरकार उसको खरीदती है। तो अब होता क्या है कि दोस्तों कि उन किसानों या उन लोगों को पुनर्वासित किया जाता है, यानी दूसरे स्थान पर उनका निवास स्थान बनाया जाता है। तो उसके लिए कानून बनाया गया है और यह कानून स्थान लेगा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का। क्लियर साथियों, चले अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न क्रमांक 54। प्रश्न क्रमांक 54, यदि चुनाव के दौरान, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है, आम जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए, ठीक है, प्रश्न क्या है कि यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा, ठीक है। तो 64 से अधिक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते, दूसरी ईवीएम का प्रयोग होगा, या इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से करवाए जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ना कि चुनाव में जो आपके चुनाव का जो आयोजन होता है, ठीक है, वह केंद्रीय चुनाव आयोग इसका आयोजन करवाता है, ठीक है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 64 से अधिक कैंडिडेट्स अगर चुनाव आयोग के सामने होते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, चुनाव आयोग क्या करेगा। तो चुनाव आयोग आपको पता है कि ईवीएम मशीन के द्वारा आपका चुनाव को आयोजित करवाता है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि चुनाव आयोग ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से चुनाव का आयोजन करवाएगा, किंतु मना नहीं करेगा। चुनाव करवाने से चुनाव आयोग मना नहीं कर सकता। अगर प्रत्याशियों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स यानी, ठीक है, मत पेटी, ठीक है, जो पत्र के माध्यम से, ठीक है, जो आपके जो पत्र होते हैं उन पत्र के माध्यम से, जो पहले जो पुराने ज़माने में जो आपके मतदान होता था, उसी मतदान के माध्यम से चुनाव करवाए जाएंगे, आपके चुनाव कैंसिल नहीं होंगे। तो इस परिस्थिति के अनुसार 54 का राइट आंसर सी वाला होगा। क्लियर साथियों? चले जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? अधिकतम कितने प्रत्याशी आपको पिछले क्वेश्चन से ज्ञात हो ही गया होगा कि अधिकतम इसमें 64 प्रत्याशी होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, लेकिन जहां पर अपन बात करते हैं ईवीएम में कितने प्रत्याशी अधिकतम होंगे, तो 64 तो इसमें अधिकतम होंगे, ठीक है। किंतु आपके जो ईवीएम मशीन होती हैं, ठीक है, उस ईवीएम मशीन के एक यूनिट में 16 उम्मीदवारों का प्रावधान, ठीक है, किया गया है, ठीक है। 16 से अधिक अगर होंगे तो वो दूसरे बोलिंग यूनिट में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपके क्या होगा कि दूसरी ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इस हिसाब से ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो 64 हो सकते हैं, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 56। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है, ठीक है। चुनाव आयोग के अनुसार जब हमारा पोलिंग बूथ है, यानी आपका जहां पर हमें वोट देने जाना है, वह वोट देने का स्थान मतदाताओं जो वोटर्स हैं उनके घर से अधिकतम कितनी दूरी पर हो सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर? तो दोस्तों 2 किलोमीटर तक अधिकतम उसकी दूरी होगी, यानी मतदाताओं को ज़्यादा असुविधाओं का सामना न करना पड़े, इसीलिए, ठीक है, उनके घर के पास में ही आपके पोलिंग बूथ की स्थापना की जाती है, ताकि उनको किसी असुविधा का सहारा न लेना पड़े या फिर उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पोलिंग बूथ की दूरी मात्र 2 किलोमीटर होती है। क्लियर साथियों? चले अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 57 पर, ठीक है। अब एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक ईवीएम जो मशीन होती है उसमें मोस्टली आपके 3840 वोट एक समय में पढ़ सकते हैं, ठीक है। किंतु दोस्तों अगर अपन बात करें कि एक बूथ जो है, ठीक है, पोलिंग बूथ जो है, वहां पर मैक्सिमम वह
1500 की संख्या को कवर करता है। यानी ये देखा जाएगा कि 1500 में जो मतदाता हैं उन मतदाताओं के स्थान पर एक पोलिंग बूथ होगा। यानी एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1500 ही मतदाता वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपके ईवीएम में यह क्राइटेरिया पार ही नहीं होता। यानी हम किसी भी प्रकार से ईवीएम में 3840 वोट नहीं दे सकते हैं, मैक्सिमम 1500 ही जाता है, क्योंकि एक एक पोलिंग बूथ पर आपके 1500 मतदाता होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 57 का राइट आंसर ए वाला। 58 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 58, भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया। यानी चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को किनकी मदद से डिजाइन और तैयार किया है। ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सी वाला है डीआरडीओ और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर आप में से किसी भी मित्र को इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता सकते हैं। वैसे अगर इसका 58 का राइट आंसर देखें तो राइट आंसर है बी वाला। ठीक है, यानी ईवीएम मशीन का निर्माण और उसका डिजाइन डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण और इसकी डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से 58 का राइट आंसर बी वाला होगा। अब बात करते हैं 59 के क्वेश्चन की। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग कब किया गया था। प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों कि ईवीएम का पहली बार प्रयोग और प्रयोगात्मक आधार पर कब किया गया था। ठीक है, हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं, हम एक एक शब्दों का मतलब निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोगात्मक आधार को मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न ये आए कि ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा 1982। ठीक है, 1982 में दोस्तों आपके पहली बार केरल के परूर विधानसभा, केरल के परूर, ठीक है, परूर विधानसभा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था पहली बार। ठीक है, किंतु उसके पश्चात दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर इसको ऊपर रोक लगा दी कि यह किसी भी रूप में कानूनी नहीं है। ठीक है, तत्पश्चात जाकर दोस्तों आपके भारतीय संसद में एक संविधान संशोधन और कानून के तहत ईवीएम मशीन को चुनाव आयोग के साथ जोड़ा गया और इसको लागू किया गया आपके 1989 को। तो राइट आंसर इसका होगा 1989। ठीक है, तो प्रयोगात्मक आधार पर 1989 को इसको भारत में लागू किया गया था। ठीक है, 1982 को पहली बार तो लागू किया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात इसको रोक दिया था। फिर कंटिन्यू और कानूनी तौर पर इसको लागू किया गया था 1989 को। क्लियर, 15 मार्च 1989। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 60। ठीक है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या कितनी रही है। यानी अब तक का चुनाव की हिस्ट्री में, अब तक के चुनाव में भारत के किसी भी क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या कितनी रही है, यानी कितने कैंडिडेट्स एक क्षेत्र से खड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपको जानकर बहुत ही ज्यादा शौक लगने वाला है कि एक क्षेत्र में अधिकतम उम्मीदवार खड़े हुए थे 1033। जी हां दोस्तों, 1033 आपके उम्मीदवार खड़े हुए थे।
बात है दोस्तों 1996 की, ठीक है, 1996 की। तमिलनाडु के विधानसभा का चुनाव चल रहा था, यानी राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। अब तमिलनाडु का एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है मोदा कुरुचि, कुरीची, कुरीची, ठीक है। नाम है इसका मोदा कुरुचि। विधानसभा क्षेत्र में 1996 को तमिलनाडु विधानसभा में आपके 1033, ठीक है, उम्मीदवार एक क्षेत्र से खड़े हुए थे, ठीक है मेरे साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 60 का राइट आंसर हुआ डी वाला। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोगों ने आज का सेशन समाप्त कर दिया, यानी आज भी हमने 20 क्वेश्चन को पढ़ लिया और हमारे मेगा सीरीज के 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मेरे साथियों आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों मैं आपको एक बार और फिर बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग के लिंक हैं, उस ब्लॉग पर जाकर आप पिछले 2 वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।